जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लास में आ गए हो ना? जी सर। और वो जीआर आ गई है। जीआर का क्या नाम है तुम्हारी? सर फातिमा। फातिमा जसपाल है ना? फातिमा आ गई है या नहीं आई? नो सर, अभी नहीं आई। अच्छा, क्या पेज नंबर क्या था भाई? सर 423, 423। और 23। जी सर। हम ये कर रहे थे ना, याद है कल हम ये कर रहे थे कि जनाब बेसिस क्या होती हैं। A subset जी S of सर। vector space said to be a base for vector space if S, यानी कि जो वेक्टर स्पेस का जो सबसेट S लिया है, ये S क्या होगा? इसके अंदर वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स। समझ आ रही है? कौन होंगे? वेक्टर्स। समझ आ रही जी है सर। मेरी? ये जो जी जी सर। वेक्टर्स का सबसेट जो है, ये जो वेक्टर स्पेस का सबसेट जो S है, जिसमें वेक्टर्स मौजूद है, एक तो नंबर है कि लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा वो जो है वो दूसरा S जनरेट्स वी, वेक्टर स्पेस को जनरेट करे एस। यानी कि जनरेट का मतलब क्या होता है कि एल एस जो है वो शुड बी इक्वल टू वी एफ, या वी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है मुझे? जी तो हमने इसके बारे में बातें कर रहे थे, तो आपको याद होगा मैंने ये पढ़ लिया था बेटा ये। सर, नहीं तो हो एग्जाम्पल वन जाएगा। कर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर वन जो थे वो एग्जाम्पल नंबर वन हो गई थी ना। जी हम सर। तो एग्जाम हो गई थी, और हमने इसकी बात कर रहे थे। ये मैंने कहा था ये आप करना बिल्कुल जैसे एग्जाम्पल नंबर वन है, और इसी तरीके से ये करना जैसे एग्जाम्पल नंबर वन है। ये हो जाएगा ना? किया या नहीं किया? बताओ। जी सर, ये हो जाएगा। हो जाएगा भाई, करो ना यार। कब करोगे? पेपरों के बाद करोगे क्या? जी जी सर, करता अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा कि शो दैट द इनफाइनाइट सेट एस इज इक्वल टू वन एस एस स्क्वायर एक्स एंड अप टू सो ऑन इज a basis for the vector space f x of polynomial over ये set of all polynomials over the field f है। ठीक है, तो हम जी। पहली बात तो कि हम ये शो करेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट से मुराद लीनियर इंडिपेंडेंट, ये उसने बात की है कि नाउ फर्स्ट शो दैट लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेक्टर फॉर प्रूफ रेफर सम प्रीवियस एग्जांपल। फॉर प्रूफ कहता है, इसको किस तरीके से करेंगे आप? क्या करेंगे? इसके साथ हर एलिमेंट के साथ एक अल्फा लगाकर, ठीक है, लगाने के बाद उसके बाद दिस इज इक्वल टू जीरो, और वहां से ये इम्प्लाइज करने की कोशिश करेंगे कि सारे ए आई जीरो है। शायद पीछे कहीं हुआ हुआ है ये ना। सर जी जी। सब बच्चे कह रहे हैं ऐड कर लें। अच्छा भाई, इस पे नाराज ना हुआ करें, बाजू का मैं लेट हो जाता हूँ ज्वाइन कराने में, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ध्यान नहीं होता। मैं पढ़ाता चला जाता हूँ, सुन रहे हो? तो उसमें ये है कि अगर आप लोग मुझे याद दहानी करा देते हैं तो ये मेहरबानी है, लिहाजा इस पे नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। सर एसएस भी ले लें। क्या ख्याल हो रहा था? जी सर। आवाज आई मैंने क्या कहा? जी जी सर, आ रही है आवाज। जी सर कोई बात नहीं। अच्छा, वी प्रूफ रेफर सम प्रीवियस एग्जांपल। ठीक है, वी शैल शो द स्पैन यानी each polynomial effects can be expressed as a linear combination of finite number of elements। ये देखिए, ये जो एग्जांपल हमने वन की है ना, एग्जांपल वन, ये जब भी कभी कहेगा ना कि बताएं कि ये बेसिस है या नहीं, तो एग्जांपल नंबर वन को फॉलो करना है हमने हमेशा। समझ आ रही है ओके मुझे? सर। अगर एग्जांपल वन समझ आ गई है तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है। जी सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक है, इसको जरा पढ़ना, पहले पढ़ना, फिर मैं एग्जांपल नंबर टू बाद में कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद वो कहता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होती है? कहते हैं वेक्टर स्पेस
V is said to be finite dimensional or finitely generated if there is a finite subset S of V such that V is equal to LS। क्या मतलब इस बात का कि कोई वेक्टर स्पेस को हम कहते हैं फाइनाइट डायमेंशन उस टाइम कहलाती है जब कोई फाइनाइट सबसेट S जो है V का एग्जिस्ट करे और उससे बनने वाला लीनियर स्पैन जो है वो V के बराबर आ जाए। समझ आ रही है? यानी कि वो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन होती है अगर उसको कुछ सबसेट लिया जाए और वो सबसेट जो है वो V को जनरेट कर दे। मेरी बात समझ आ रही है? तब वो वेक्टर स्पेस फाइनाइट जी सर। डायमेंशन कहलाती है। बात समझ आ रही है? बताएं। जी सर। वो कहता है वेक्टर स्पेस जी वी सर एन एफ आगे। एन टुपल कहता है कि ये जो वेक्टर स्पेस होती है ये वी एन एफ अभी हमने पढ़ा था ना जिसमें एन टुपल मौजूद थे, अभी जो हमने जी पढ़ा सर। एग्जांपल नंबर 1, वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बना दे, वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। क्यों बोला जरा देखिए यहाँ पर, ये ये जो वेक्टर स्पेस है ये फाइनाइट डायमेंशनल है। क्यों? इसका एक सबसेट हमने लिया ये एस जिसमें E1 E2 E3 मौजूद है और ये एस बराबर आ जाता है किसके, एस बराबर आ जाए किसके, वी के बराबर आ जाता है। इसमें आ जाता है ना जी सर। या नहीं आता? इसमें आ जाता है, क्या ख्याल है? सर आ जाते हैं। तो ये देखो ये आ गया, हमने कहा था ये इसका सबसेट है मगर ये इसका सबसेट हमने प्रूफ करना, हमने कर दिया यहाँ प्रूफ। तो इसका मतलब ये जी सर। हुआ अगर कोई वेक्टर स्पेस है उसका कोई सबसेट लिया जाए उससे अगर उसका जो लीनियर स्पैन है, ठीक है, लीनियर स्पैन अगर वी के बराबर आ जाए तो वो वेक्टर स्पेस क्या बन जाती है, फाइनाइट डायमेंशनल। और उसकी डायमेंशन क्या होती है, जितने उस एस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। समझ आ रही है? इसके अंदर एस के अंदर कितने एलिमेंट एन, तो इसकी डायमेंशन क्या है एन। एन। बोलो क्या कहते हैं? जी सर। कहता है कि द वेक्टर स्पेस एफ एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ फील्ड इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल, देयर एग्जिस्ट नो फाइनाइट सबसेट एस ऑफ एफ। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एफ एक्स जो है बेसिकली, ये जो एफ एक्स का एक सबसेट लिया था एस, और हमने कहा था कि वो एस जो है वो क्या करता है बेसिकली, वो बेसिकली बेसिस बन जाता है कैपिटल एफ एक्स के, लेकिन एस के अंदर जो एलिमेंट थे वो इनफाइनाइट थे, याद है? ये रहा, ये ये एस जो था ये सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल कैपिटल एफ इसको जनरेट कर रहा है। ये लीनियर इंडिपेंडेंट होता है और ये फिर इसको जनरेट कर देता है, ये बेसिस है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। यही बात यहाँ लिखी हुई है, तो देखें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ the vector space f x of all polynomial field is not a finite dimensional because there exists no finite subset s of f x। कोई फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता, इनफाइनाइट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमें फाइनाइट चाहिए। डेफिनेशन में क्या है, देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सबसेट एस ऑफ वी, देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सबसेट एस ऑफ वी, जी। तब सच दैट वी इज इक्वल टू एल एस। ठीक है, दोबारा डेफिनेशन को पढ़ो, भी पढ़ो, समझाओ क्या लिखा हुआ, तुम्हें समझ नहीं आई, मुझे पता चल गया। बताओ भी उधर। The vector space VFF is said to be finite dimensional or finitely generated if there exists a finite subset S of V such that V is equal to L of S। सर इसमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास एक सबसेट होगा ना वेक्टर स्पेस VFF का, तो उसको हमें देखना है कि वो फाइनाइट डायमेंशनल तब होगा अगर एक हमारे पास उसके सबसेट फाइनाइट सबसेट जनरेट हो रहा हो V का, और वो जो फाइनाइट सबसेट हो तो वो अगर L ऑफ S लीनियर स्पैन के अगर उसका जो L ऑफ S होगा फाइनाइट सबसेट का, अगर वो हमारे पास V के बराबर आ जाए तो वो फाइनाइट डायमेंशनल हो। जी बिल्कुल ऐसी है, मतलब क्या था, वो ये कह रहा था कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कोई वेक्टर स्पेस जो है फाइनाइट डायमेंशनल है या नहीं, तो ये देखें क्या उस वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट एस फाइनाइट सबसेट एक्स मिल जाता है आपको ऐसा कि उसका लीनियर कम्बिनेशन जो है ये एल एस जो है सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन जो है ये लीनियर स्पैन जो है वो किसके बराबर आ जाए, वी के। अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल होगी। क्यों? एस आपको फाइनाइट मिल गया है उसका सबसेट। बोलो क्या कहते हैं? जी सर। क्लियर है? बोलो क्लियर है? जी सर डेफिनेशन क्लियर हो गई है। उसने फिर एग्जांपल की, कहते हैं ये जो वी एन एफ जो है ये फाइनाइट डायमेंशनल है। कैसे पता चला? हमने कहा हमने इसका एक सबसेट ले लिया एस जिसमें E1 E2 E3 अप टू EN मौजूद थे, और उस एस ने क्या किया, उस एस ने क्या किया, उसका लीनियर स्पैन ऑफ एस जो था वो बराबर आ गया वी के, वी एन के।
तो ये वेक्टर स्पेस वी एन एफ फाइनाइट डायमेंशन में होगी। क्यों? इसका फाइनाइट सबसेट एस हमें मिल गया और उसने क्या करके दिखा दिया, उसका जो लीनियर स्पैन था वो बराबर आ गया वी के, और आ गया था, हमने प्रूफ किया। क्या ख्याल है? जी सर ये फिर वो कहता है कि जो वी एक्स जो सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स होते हैं, ये जो वेक्टर स्पेस होती है, ये फाइनाइट डायमेंशन नहीं है। क्योंकि इसका फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता जो कि इसके बराबर जिसका लीनियर स्पैन इसके बराबर आ जाए। इनफाइनाइट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन फाइनाइट, क्योंकि हमारी कंडीशन तो फाइनाइट की है ना। जी सर ओके। जी सर ठीक। अच्छा, अब देखें वो कहते हैं थ्योरम प्रूफ नहीं करेंगे हम, थ्योरम की स्टेटमेंट करेंगे। देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो होती है उसकी बेसिस एग्जिस्ट करती हैं। क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल अगर है तो एक ऐसा एक्स फाइनाइट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका लीनियर स्पैन जो होगा बराबर वी के आ जाएगा। तो इसका मतलब है उसकी तो बेसिस एग्जिस्ट करेंगी। जो फाइनाइट, जो हमें पता है ना बेसिस क्या होता है, बेसिस एक ऐसा सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का जो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, और वो सबसेट जो होता है वो क्या करता है, वी को जनरेट करता है। मतलब उसका उसका जो लीनियर स्पैन होता है उस सबसेट का एस का, वो वी के बराबर आ जाता है। जी सर तो फाइनाइट डायमेंशनल में भी हमारे पास यही होता है ना कि फाइनाइट डायमेंशनल में हमारे पास एक ऐसा फाइनाइट सबसेट एक्स मौजूद मिल जाता है हमें, जो क्या करता है, उसका लीनियर स्पैन जो है वी के बराबर आता है। ये फाइनाइट डायमेंशन की डेफिनेशन है। तो बेसिस की डेफिनेशन जैसी बेसिस होगी, यानी कि जैसी फाइनल डायमेंशन होगी, तो बेसिस की डेफिनेशन पूरी होना शुरू हो जाती है। क्या ख्याल है? जी सर। क्या कहते हैं? क्या कहा है मैंने? समझ नहीं आई वैसे तो, मुझे पता है क्या कहा है मैंने। सर आपने कहा है कि जो फाइनाइट डायमेंशनल है वो उसके अंदर एक बेसिस जनरेट होती है, यानी कि एग्जिस्ट करती है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा बेटा। सर जो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, उसमें तो हमने ये कहा था ना कि हम जो एक सबसेट लेते हैं, ऐसे लेते हैं जो वेक्टर स्पेस का वो फाइनाइट। फाइनाइट हो। हम्म। जी सर। तो उसके अलावा जब उसकी जो, यानी कि वो जनरेट कर रहा हो वी को, उसका लीनियर स्पैन जो होगा, तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में, और जो ए, बेसिस में ए, होता है, तो बेसिस में हम एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट जरा। जी सर। आप बताओ क्या कर रहे थे? जी सर, मैं कह रहा था कि जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की जो हमने डेफिनेशन देखी है, तो उसके अंदर था कि हम कोई फाइनाइट सेट लेते हैं वेक्टर स्पेस में से, तो अगर वो जो लीनियर स्पैन होगा उस वेक्टर सबसेट का, फाइनाइट सबसेट का, वो अगर जनरेट कर रहा हो वी को, तो हम तो उसको कह देते नहीं, हैं वो फाइनाइट वी के डायमेंशनल वेक्टर बराबर स्पेस। आ जाए, वी के बराबर आने का मतलब है जनरेट कर दिया ना। हाँ, जी सर, वी के बराबर आ जाए तो फिर क्या होता है? जनरेट कर देते हैं, तो फिर सर वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन जाती है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह और रहा हूँ सर कि बेसिस, हाँ बोलो बोलो। जो सर हम बेसिस की जो डेफिनेशन देखी थी, उसमें ये था कि एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो एस का है सबसेट का जो हम लेते हैं उसका बनता हो, और उसके बाद था कि उसके अंदर भी जो जनरेट कर रहा हो लीनियर स्पैन जो है बेसिस एस ये का। होती है, बेसिस ये एस 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 को फाइनाइट सबसेट जो होता है वो बेसिस बन जाता है वेक्टर स्पेस की, तब जब वो एस जो है लीनियर इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा वो एस जो है वो वी को जनरेट करे। मतलब वही बात जो फाइनाइट डायमेंशन की है कि लीनियर स्पैन उसका एस जो है वी के बराबर आ जाए। जी सर। ठीक है, तो अब देखा जाए तो फाइनाइट बेसिस के अंदर, फाइनाइट डायमेंशन की डेफिनेशन के अंदर बेसिस की आधी डेफिनेशन आ जाती है, जी सर आ जाती है। सिवाय लीनियर इंडिपेंडेंट के। लीनियर इंडिपेंडेंट की बात रह जी सर। जाती है। तो लिहाजा वो भी हम चेक सर करते हैं कि हम हाँ। सर जो हमने बेसिस के अंदर डेफिनेशन देखी थी, उसके अंदर जो हम सबसेट ले रहे थे उसके अंदर तो वो कंडीशन कोई नहीं थी कि वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। होगी, चेक करो, चेक करो। ओके सर। आप भी चेक करें, मैं भी चेक करता हूँ।
ये आगे बेसिस देखो। हाँ सही कह रहे हैं, इसमें ये कंडीशन है सर नहीं इस उसमें टाइम, इसमें कंडीशन नहीं है ऐसी कि वो फाइनाइट जी हो, सर, क्योंकि हमने देखा था ना कि जी सर, अगर आप गौर करें ये देखें, ये इनफाइनाइट सेट था, ये जो है सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स को जनरेट कर रहा है, यानी ये बेसिस है, ये एस सबसेट है किसका, सेट ऑफ ऑल जी सर, पोलिनोमियल्स का सबसेट है, और ये बेसिस भी है, बेसिस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो है ये इनफाइनाइट। ठीक है, तो बिल्कुल जी सर, सही कहा आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर इच फाइनाइट फाइनाइट, यानी फाइनाइट डायमेंशन के अंदर बेसिस की आधी डेफिनेशन आ जाती है, सिवाय इसके कि वो कंडीशन जो है वो, जब हम फाइनाइट डायमेंशन की तरफ जाएंगे तो फिर हम ऑटोमेटिकली फाइनाइट ले लेंगे। ठीक है, सबसेट। जी सर। जमा होगा देखा क्या। अच्छा ये चीज हो गई, उसके बाद जो है वो अब देखिए यहाँ उसने एक बात लिखी हुई है रिमार्क के तौर पे ना, रिमार्क नोट द above theorem may also be stated as if a finite set S of vectors spans a finite dimensional vector space VF, there is a subset S which forms a basis for V। देखिए ये वही फाइनाइट की डेफिनेशन आ गई ना, देखें आगे, देखिए वही, समझ आ रही बात मेरी, क्या ख्याल है? जी सर, ये सर नोट रिपीट करने का। ये मैंने द above theorem, ये जो नोट लिखा है ना, नोट ये उस जो जी अभी सर, थ्योरम पढ़ा है हमने, उसकी स्टेटमेंट को उसने रीस्टेट करके बताया, कहता है ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें फाइनाइट की कंडीशन आ गई जो मैं कह रहा हूँ। जी सर, ठीक। जी सर, ठीक है, इसको ठीक पढ़ें इसको और से। जी सर, नेक्स्ट वो कहता है डायमेंशन थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस, इफ वीएफ इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है ना, एक ऐसी वेक्टर स्पेस जिसका कोई फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट करे सच दैट कि उसका लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है वो वी के बराबर आ जाए, तो वो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन होती है ना। तो वो कहता है इफ वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन एनी टू बेसिस ऑफ वी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अगर आप कोई ले लेते हैं, तो उसकी अगर एक से ज्यादा बेसिस एग्जिस्ट करती हैं, बेसिस अगर उसकी एग्जिस्ट करती हैं, और जी बेसिस सर, उसकी एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि बेस मिलेगी, तभी तो हम उसको जनरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो जनरेट करते हैं वो बेसिस से ही जनरेट करते हैं, एक सबसेट से ही जनरेट करते हैं वेक्टर स्पेस की। समझ आ रही होते हैं, वो वेक्टर स्पेस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, जब फाइनाइट डायमेंशन की बात आ जाएगी तो फिर वो जो सबसेट एस होगा वो फाइनाइट ही होगा। ठीक है, वो कहता है अगर जी सर, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, तो अगर कोई उसकी दो उसकी बेसिस हैं, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। जी सर, ठीक। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखो। फॉर द ओके वेक्टर सर, both the sets this and this are bases, as can be easily seen both these bases contain the same number of element, that is 3। अब हम बात कर चुके हैं, ये जो S1 है ना, ये क्या है बेसिकली, ये बेसिस बन जाएगा किसका, R3 के अंदर n टुपल होते हैं ना। जी सर, जहर बेटा आपने जो ना S1 और S2 को एग्जाम्पल नंबर 1 के जरिए देखते हुए आपने मुझे ये प्रूफ करके सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि ये किस तरीके से बेसिस बन रही हैं। पहले इसको लीनियर सर जो इंडिपेंडेंट प्रूव एग्जाम्पल, करना है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 में जिस तरह से कर रखा है वैसे हो जाएगा ना। जो E1 E2 E3 वाली थी। हाँ हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो, ठीक है, जी सर, ठीक। ये दोनों जी सर, एग्जाम ठीक। S1 S2 को आपने प्रूफ करना, ये दोनों बेसिस हैं। ये जो ना लिख के जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना, और आज ही सेंड जी करना है सर, रात 8 बजे से पहले पहले। जी सर, ठीक।
डायमेंशन ऑफ, देखिए बात यह है कि मैं तो ये चाहता हूँ सारे बच्चे कंट्रीब्यूट करें, लेकिन सारे बच्चे कंट्रीब्यूट करते नहीं है। मैंने आपको पाबंद किया, आप मेरे साथ, आप मुझे सिर्फ एक, कोई बेशक पूरी क्लास मेरे साथ कंट्रीब्यूट ना करे, मगर मुझे एक बच्चा चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो मेरे साथ कम्युनिकेट करे, मेरे सवालों को जवाब दे, मुझे बताए कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मैं उसको बताऊँ तुम क्या कह रहे हो। बात समझ रही है? जैसे कम्युनिकेशन, जैसे कम से कम मुझे ये पता चले कि आवाज़ जारी है और समझ आ रहा है, जी किसी एक को भी आ रहा है तो शायद वो सबको समझा दे। हाँ, अगर पूरी क्लास मेरे सामने बैठी होती फिर तो मैं सबको सिखा देता, सबको समझा देता, क्या ख्याल है? लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं आपको देख नहीं सकता कि कौन है कौन नहीं है, किसकी क्या मजबूरी है किसकी क्या मजबूरी नहीं है। मजबूरी जहाँ मेरी है वहाँ आप लोगों की भी तो होगी ना। लेकिन फिर भी जी बेटा सर। बात यह है कि चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, जिस अंदाज से भी सिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर ये कोर्स वीक रह गया आपका तो फिर बहुत सारी वीकनेस आपके अंदर रह जाएगी, और फिर आप सारी जिंदगी मैथमेटिक्स के हवाले से परेशान रहेंगे। जी सर बिल्कुल। क्या ख्याल है? गलत गलत सही कह रहा हूँ? जी सर बिल्कुल ठीक। अच्छा, डायमेंशन ऑफ फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, the number of elements in any basis of a finite dimensional vector space is called the dimension of the vector space and will be denoted by dimension of v। समझ आ गई? the number of elements in any basis, क्योंकि किसी वेक्टर स्पेस की एक से ज्यादा बेसिस हो सकती हैं। जैसे हमने कहा S1 S2 जो है वो R3 ओवर R की बेसिस है, तो इसमें ये देखें R3 ओवर R की बेसिस है, तो इसमें देखें आप दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। जी सर। क्या ख्याल है? जी सर, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे उधर, ये देखिए, ये मैंने कहा R3 ओवर R, ठीक है? जी सर। R3 ओवर R, तो R3 ओवर R का मतलब जो है वो ये है कि ये 3 टुपल जो है वो R3 से आ रहे हैं, और R का मतलब है कि ये जो अंदर वाले एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो R से आ रहे हैं। तो जी ये सर। समझ आ रही है? तो इसका मतलब जो हुआ R3 ओवर R, अगर हम इस तरह से लिखें, द सेट कंटेनिंग ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग टू R, ये पूरा R3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, R3 ओवर R को ना। क्या ख्याल है? अगर मैं ये कहूँ कि अगर R3 ओवर R वेक्टर स्पेस है, क्या R3 ओवर Q रैशनल नंबर ये भी वेक्टर स्पेस होगा? सर अगर रैशनल नंबर के हिसाब से देखें तो R3 ओवर Q ये रैशनल नंबर, ये होगा वेक्टर स्पेस? सर R3/2 के हिसाब से पूछ रहे हैं, मुझे क्वेश्चन रिपीट आर कर आर दीजिएगा। थ्री R3 ओवर Q, Q Q सेट ऑफ रैशनल नंबर। जी सर ठीक। जी सर होगा। क्योंकि देखो ना R3 जो है वो R3 ओवर Q, R3 जो है इटसेल्फ R3, इसमें 3 टुपल मौजूद हैं, और जी सर। R3 ओवर Q, तो हम कैसे चेक करते हैं वेक्टर स्पेस है? इसको हम ऐसे चेक करते हैं ना, कि कैसे चेक करते हैं बताएं जरा, कैसे चेक करते हैं वेक्टर स्पेस है? सर दो ऑपरेशंस लगा के देखते हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नहीं, पहले तो ये चेक करेंगे ना R3 इटसेल्फ जो है R3, R3 क्या, R3 क्या एबिलियन ग्रुप है? बिल्कुल है। जी सर वो पूछेंगे। जी सर। R एबिलियन ग्रुप है, R2 एबिलियन ग्रुप है, R3 एबिलियन ग्रुप है। अगर R3 एबिलियन जी ग्रुप सर। है तो अब रह गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? वो है Q क्रॉस R2R। तो Q और R के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो एक रैशनल और एक रैशनल और एक रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर बन जाता है। जी सर। ठीक है, फिर सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर Q की जगह C ले लूँ तो फिर बन जाएगा वेक्टर स्पेस। सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो सर बन जाएगा, क्योंकि सर अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखें तो वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा ना। नहीं नहीं, फिर तो ऐसे तो वो होगा ना बेटा, कॉम्प्लेक्स। सी क्रॉस R2R जाना है ना, C क्रॉस R2R। अच्छा सर फिर नहीं बनेगा। वो देखो ना, हम जो करते हैं ना एलिमेंट जो हम लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम R की बात करते हैं, हम कहते हैं R जो है हमारे पास एक वेक्टर स्पेस ओवर R है, सेट ऑफ फील्ड। तो उसमें हम ये कहते हैं ना कि R एक अबेलियन ग्रुप है। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? R का R से, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि हमारा जनरल डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है?
स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एफ क्रॉस वी टू वी होती है, याद है? जी सर, V2V। एफ क्रॉस वी टू वी, एफ क्रॉस वी टू वी। बेटा आप पढ़ते ही नहीं हो घर जाके, लगता है आप भी नहीं पढ़ रहे। ये ध्यान में रख लो, जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव का पेपर जब आएगा ना, तो आपका 60 MCQ, वहाँ आप रुल जाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। आप सीख लें इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ आपको। पढ़ा करो बेटा, पढ़ते ही नहीं हो आप। जी सर। पढ़ो बेटा पढ़ो, मिड तक तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फाइनल में क्या करोगे? और पेपर भी मैंने नहीं बनाना, मैं पेपर नहीं बनाऊंगा। अगर चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैंने बनाना तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेपर बना रहा हूँ। मैं तो सारे पेपर बना नहीं सकता ना। 100 MCQ मैं जी कहाँ से बनाऊंगा? 100 MCQ मैंने रखते हैं ना। जी सर। क्या कहते हैं? जी सर, बिल्कुल। ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये मॉर्निंग वाले टीचर वो बनाएंगे। तो बेटा पढ़ लो, तैयारी कर लो, समझ लो, साथ साथ मेरे सीख लो मुझसे। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? एफ एफ क्रॉस वी टू वी होती है। जी सर। ऐसा है ये नहीं? चेक करके बता जरा, शाबाश। चेक कर रहे हो? जी सर, देख रहा हूँ। जल्दी कर मेरा बेटा। जी सर, ऐसे ही है। एफ क्रॉस वी टू वी होता है, एफ क्रॉस वी टू वी। तो मैं जी ये सर। कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो है, ये कोई भी हमारे पास V3 जो है, V3 से मुराद आपको पता ही है ना, 3 टुपल। V3 से जी मुराद सर। हमेशा वो 3 टुपल। उसने आगे शुरू में हमने बात की थी VN से मुराद, उसने N टुपल कहा था, ठीक है। और F से मुराद कोई भी फील्ड। तो बेसिकली R3/Q जो है वो क्या बन जाएगा? आपका वेक्टर स्पेस बन जाएगा। क्यों? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? नीचे वाला जो Q है, Q क्रॉस V2V, Q क्रॉस R2R, Q क्रॉस R2R वैलिड है। क्यों? Q और R का एलिमेंट जब आपस में ऑपरेट होता है तो आंसर R का आ जाएगा। समझ आ रही है? जी और सर। अगर आंसर आंसर Q का भी आया तो भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्यों Q जो है वो R होता है। Q का हर एलिमेंट R होता है ना। जी सर। हर हर रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर रियल नंबर नहीं होता। जी सर, होता है, रियल नंबर भी होता है। सबसेट होता है इसका, रियल नंबर, हाँ। रियल सेट का। अच्छा अच्छा, दूसरी बात एक और वही है कि अगर मैं C ले लूँ, क्या R3/C क्या वेक्टर स्पेस है? तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी, क्योंकि फिर हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या लेनी है? C क्रॉस R2R। तो C और R का जी सर। एलिमेंट लो तो वो जरूरी नहीं है कि रियल नंबर हो सकता कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। कम्प्लेक्स नंबर आ गया वो जी तो सर। रियल नंबर नहीं होता। हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। जी सर। हर रियल नंबर कम्प्लेक्स तो होता है। आप देखो ना, मिसाल के तौर पर C से एलिमेंट आ गया 2 आयोटा और R से एलिमेंट आ गया 1। तो 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 आयोटा R में तो नहीं है, क्योंकि C क्रॉस R टू R जाना है। तो एक C से एलिमेंट, एक R से एलिमेंट ऑपरेट होकर क्या चाहिए? R का एलिमेंट चाहिए। तो R का एलिमेंट तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे इस तरीके से, अगर बनाने वाले ने बना दिए। क्या मतलब कैसे होगा? वो यही होगा कि क्या R3/C इज ए वेक्टर स्पेस, वो लिख देगा R2/C इज ए वेक्टर स्पेस, R0। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। एनीवे, तो हम ये बात कर रहे थे कि the number of elements in any basis of a finite dimensional vector space is called the dimension of the vector space। number of elements को हम डायमेंशन कहते हैं। इसकी डायमेंशन कितनी है? VF की डायमेंशन क्या है?
VF की डायमेंशन 3 क्या है? VF3 की डायमेंशन क्या है? 3, बिकॉज उसके S1, उसका S1 जो उसका बेसिस बन रहा है उसके अंदर 3 एलिमेंट है। जी सर। VF3 का डायमेंशन क्या है? 3, बिकॉज उसका जो सबसेट S2 है वो जो बेसिस बना रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 3। जी सर। The vector space Vn is of dimension n. The vector space V3f is of dimension 3. If a field is regarded as a vector space over F, then F will be of dimension 1 and the set। कहता है अगर कोई फील्ड ओवर इटसेल्फ अगर कोई वेक्टर स्पेस बना रही है, जैसे आपको पता है कि R ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस, जी सर। वेक्टर स्पेस। Q ओवर Q वेक्टर स्पेस होगा, Q ओवर Q, जी सर होगा। क्योंकि Q जो है वो अंडर एबिलियन ग्रुप है, क्योंकि जी Q सर। जो है खुद फील्ड है ना, फील्ड है, क्या ख्याल है? फील्ड है जी ना सर। Q। Q ओवर Q, जी सर। R ओवर R, C ओवर C, ये सारे फील्ड हैं, फील्ड ओवर ओवर इटसेल्फ हैं, तो इनकी डायमेंशन क्या होगी? 1। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। सर जो वेक्टर स्पेस उसके ऊपर खुद ही डिफाइंड होगी, वो उसकी जो बेसिस होंगी वो वन होगी। फील्ड इफ ए फील्ड इज रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस, अगर कोई फील्ड ले रहे हैं ना, फील्ड वेक्टर स्पेस बन जाती है ना, फील्ड ओवर जी फील्ड, सर। F ओवर F जो है होता है R ओवर R, R फील्ड है, R ओवर R वेक्टर स्पेस, Q फील्ड है, Q ओवर Q इज ए वेक्टर स्पेस। क्या ख्याल है? जी सर। सही। तो वो कहता है कि अगर जब कभी आप फील्ड ओवर फील्ड देख रहे होते हो तो उसकी डायमेंशन 1 होती है। एंड जी दिस सर सेट ठीक। S अगर ले लें 1 कंसिस्टिंग ऑफ यूनिटी एलिमेंट, अब बता रहा है एंड दिस सेट S अगर डायमेंशन 1 है तो इसका मतलब है कि उसका जो सबसेट S लिया जा रहा है जो उसको स्पैन कर रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, वो 1 से जनरेट हो जाएगा। देखो एंड दिस सेट S इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 कंसिस्टिंग ऑफ यूनिटी एलिमेंट ऑफ F alone is a basis of F. In fact, every non-zero element of F will form a basis. Every non-zero element of F will form a basis of F. कहता है ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाती है फील्ड। कैसे जनरेट होती है देख लेते हैं। पहली बात तो आपको पता है सिंगल एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? वो लीनियर, सिंगल एलिमेंट एस के अंदर अगर एक एलिमेंट होगा तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। ये बात भी हम कल जी पढ़ सर। चुके हैं, याद है? जी सर। कैसे पता जी चलता है सर लीनियर मैंने पढ़ी इंडिपेंडेंट? है। हम कहते हैं जनाब 1 के साथ कुछ स्केलर कोई फील्ड का एलिमेंट ए मल्टीप्लाई करो तो आंसर अगर 0 तो इम्प्लाइज कर जाए ए 0 हो, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर ले ही लिया है, हमने लेना ही पड़ेगा, तो अगर जगह 1 तो 0 हो नहीं सकता, ए 0, तो जब आपको पता हो जाए। सारे ए आई 0 हो जाए तो वो तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता है। जी सर। तो ये एस जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब हम स्पैन की बात करते हैं। स्पैन करना चाहते हैं, वो स्पैन किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। वो हम कैसे करते हैं? फील्ड से कोई एलिमेंट ले लें, फील्ड के अंदर कौन है? फील्ड से मुराद जो है इस टाइम हम बात कर रहे हैं आर की, क्यू की, सी की, उसमें एक एलिमेंट ही होता है ना, जी सही है सर। ना? एलिमेंट मिसाल के तौर पर आपने आर के अंदर से ले लिया, फर्ज करें √3, जी ठीक है? सर। ये आपका आर के अंदर से √3 क्या है? ये क्या है? आपका अल्फा, ये वेक्टर है भाई, क्या है? वेक्टर है, जी सर। ठीक है? तो ये जो ये √3 जो है ये कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, कैसे? 1 मल्टीप्लाइड बाय √3। क्या ख्याल है? जी सर। हर एलिमेंट जो है 1 से जनरेट हो रहा है, हर एलिमेंट 1 से 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है, तो लीनियर स्पैन ऑफ एस जो होगा उसमें क्या होगा? आर के सारे एलिमेंट बारी बारी उठा के 1 के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना के एस एल एस के अंदर सारे आ जाएंगे। जैसे ही सारे आएंगे तो ये तो आर के बराबर हो जाएगा। जी सर ठीक। नहीं समझ आई? सर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 के साथ चेक करना है तो वो वापस भाई आर लीनियर का स्पैन। आर का एक एक एलिमेंट पकड़ा, आर में कितने एलिमेंट है ये हमें पता नहीं है, मिसाल के तौर आर में 1000 एलिमेंट है, एक बात है, जी सर। हर एलिमेंट को पकड़कर 1 के साथ ऑपरेट करोगे लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस जी तरह सर। सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बन के ये आर आर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आर में 1000 एलिमेंट थे, तो एस के एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो के फिर दोबारा आर के एलिमेंट बनते बनते पूरा आर बन गया। जी सर। नहीं समझ आए? जी सर हो गया क्लियर। हो गया ना? अब मसला ये है कि जी बेटा सर। पीछे से पढ़ नहीं रहे, तुम तैयारी नहीं कर रहे तो फिर अब खुद ही भुगतोगे, मैं क्या कह सकता हूँ भाई। पिछली चीजें सारी इन्वॉल्व हो रही हैं, पिछली चीजें, ये बातें जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये पीछे हम 100 मरतबा कर चुके हैं, हम 100 मरतबा ये बातें कर चुके हैं।
समझ आ रही है बात मेरी? जी सर। यार सर समझ आती है बात, नहीं आती? जी सर समझ आ रही है। कोर्स मुश्किल है आसान है? ठीक जा रहा है। क्या ठीक जा रहा है, समझ आता है? और सर ना ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है ना ज्यादा इजी जा रहा है, नॉर्मल सा जा रहा है अभी। तुम्हारी क्लास की तो बहुत बुरे हालात है, तुम्हारी क्लास तो नहीं पढ़ रही, उन्हें पता है ऑनलाइन सिस्टम है, हमने वैसे ही पास तो हो ही जाना है, नंबर भी अच्छे खासे आ ही जाने, मुझे पता है इस बात का। लेकिन उनसे ये एक बात जरूर कहना कि इस सब्जेक्ट की वीकनेस रह गई ना, ये तुम्हारी हड्डियों में जी दर्द बन के बैठ जाएगी, हड्डियों में दर्द बनकर। समझते हैं हड्डियों में दर्द होता है तो कितनी तकलीफ होती है? जी सर। ठीक है, मर्जी है ना करें। खैर, तो इसका मतलब है कि एवरी फील्ड जो है वो, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए फील्ड विल फॉर्म ए बेसिस ऑफ ए। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट से मुराद जो वो ये है कि हर सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट, जी सर। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें एस में 2 ले लें, ठीक है, एस में 2 ले लें, तो अब आप क्या करेंगे, जो आपका वो वेक्टर जो है, वेक्टर जिसमें जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं आर ओवर आर की बात कर रहे हैं, ये आर फील्ड ओवर आर फील्ड जो ये वेक्टर स्पेस है, तो आपने इसका एक सबसेट ले लिया आर का जिसमें सिर्फ 2 मौजूद है, तो अब आर के एलिमेंट को बारी बारी उठा के मल्टीप्लाई किए जाओ तो सारे आर के एलिमेंट बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब 2 मल्टीप्लाइड 1 1 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड, हमने एस में क्या लिया 2, एस में क्या लिया 2। जी जी सर। मैं हूं ना अपने पार्ट ना तो देते आते वो आरएस लेते आ रहा हूँ, ठीक है? ये मैं आखिरी बात पूरी कर रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ 1 मिनट। ओ आर एस ला दो ना इसका। अच्छा अच्छा, वही लाया था मैं, 2 लिया हूँ जाके क्या, साशे ना लाऊं? अच्छा, बस ये बात पूरी करके मैं बंद कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ। हाँ, कह रहा था, बात सुनो। मैं ये जी कह सर। रहा था कि मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट एस